गुड इवनिंग टीम। एंटरप्राइज एआई के सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम जो है जो स्टडी कर रहे हैं वो है जीसीपी। जीसीपी इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। जीसीपी मतलब गूगल क्लाउड की बात कर रहे हैं। गूगल क्लाउड में एआई से रिलेटेड जो भी सर्विसेज है इसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। तो विजन एआई, इस सर्विस की हम बात करते हैं कि विजन एआई क्या काम करता है। तो विजन एआई के जो अलग अलग फीचर्स होते हैं, तो विजन एआई एक्चुअली में एक प्रकार का बोल सकते हैं कि एक आई की तरह काम करता है, जो देख करके समझ सकता है। या तो इमेज को देख करके अंडरस्टैंड कर सकता है या वीडियो को देख करके अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इसके पीछे जो एआई की एलएलएम काम करती है, एक्चुअली में एक सर्विस है। जब हम इसको सब्सक्राइब करते हैं तो हमें जो है उसकी एपीआईज मिलती है, जिसका हम यूज करते हैं हमारे एप्लीकेशन के अलग अलग जगह पे। तो हम इसका देखने जा रहे हैं कि क्या क्या फीचर्स है और कैसे इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले इसके फीचर देखते हैं, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे मान लो कि कोई इमेज है, तो उस इमेज में से वो बैकग्राउंड को आइडेंटिफाई कर लेता है। या कोई इमेज है तो उसमें अगर मान लो कोई एनिमल्स के फोटोग्राफ्स है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेगा। अगर उसमें मेल फीमेल के फोटोग्राफ है उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। तो ये जो इमेज है उसमें से ऑब्जेक्ट को ढूंढ लेता है। जैसे मान लो कोई ट्रैफिक का इमेज है और उसमें बहुत सारी व्हीकल्स है, तो तुरंत काउंट बता देगा कि इसमें कार कितनी है, टू व्हीलर्स कितनी है, और आपको तुरंत एनालिसिस करके रिपोर्ट दे देगा। तो इस प्रकार की चीज़ों की भी जरूरत जहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर में पड़ती है, तो हम इस सर्विस का इस्तेमाल करके ऑब्जेक्ट डिटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो से भी कर सकते हैं एंड इमेज से भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एनोमली डिटेक्शन। तो एनोमली डिटेक्शन, मैं लास्ट टाइम फिनांस से रिलेटेड चीज बताया था, बट इंडस्ट्री में भी अगर आप देखोगे कि जहाँ पर प्रोडक्ट, नया प्रोडक्ट बन के ऐसे जाते रहता है, तो वहां पर क्या होता है कि कैमरा लगा रहता है। और कैमरा उन प्रोडक्ट को अलग अलग एंगल से देखता रहता है। तो एआई क्या काम करता है, एनोमली डिटेक्ट करता है। अगर मान लो कोई प्रोडक्ट टूटा हुआ है या क्रैक है या कोई डिफेक्ट है, तो तुरंत उसे पता चल जाता है और वो उस प्रोडक्ट को लिस्ट लाइन में से अलग कर देता है। यानी कि उसको जाने नहीं देता आगे। तो इस प्रकार से इसका भी उपयोग क्वालिटी टेस्टिंग के लिए कर सकते हैं। तो इंडस्ट्री में इस प्रकार से यूज होता है इसका एनोमली डिटेक्शन का। और फिनांस में भी मैंने बताया था, अगर किसी भी प्रकार का कोई पैटर्न्स है और उसमें कुछ अलग हटके कोई चीज दिख रही है, तो वो एनोमली डिटेक्शन उसको पकड़ लेता है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं इमेज क्लासिफिकेशन। इमेज क्लासिफिकेशन का मतलब है कि बहुत सारी इमेज को अगर मान लो कि हम सामने लेके आते हैं, तो ये जो विजन सर्विस क्या करता है कि आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये इमेज कौन सी है। सपोज मान लो कि हमने अलग अलग फोल्डर्स बनाए और हम चाहते हैं कि जो बहुत सारा इमेज हमारे पास है 1000, और हम चाहते हैं कि वो अलग अलग फोल्डर में अपने आप चले जाए। तो विजन एआई जब चलेगा तो वो आइडेंटिफाई करते जाएगा इमेज को, और जिस पाथ में उसको भेजना है वहां पर भेज देगा। लास्ट में हम देखेंगे तो सब इमेज एक डिफरेंट डिफरेंट स्टोर हो जाएंगे अलग अलग फोल्डर्स में। या इमेज क्लासिफिकेशन का एक और मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कि आजकल जो शादी वगैरह के फंक्शन चलते हैं, जिसमें बहुत सारे फोटोग्राफ खींच लिया जाता है फोटोग्राफर द्वारा, और एक फोल्डर के अंदर उसको स्टोर कर लिया जाता है। फिर अगर मान लो कोई व्यक्ति है मोबाइल से उसको अपने फोटो निकाल ले, तो वो क्या करेगा कि मोबाइल के कैमरा चालू करके उस एप्लीकेशन में अपना फेस को रखेगा और उसके बाद बटन दबा देगा। तो उस फेस को कैप्चर करने के बाद वो जितने फोटो है उसके अंदर, 1000 फोटोग्राफ है, उसमें से केवल वही फोटो निकाल करके ग्रुप बनाकर उसको दे देगा जिन जिन फोटो में वो व्यक्ति है। तो वो चेहरे को तुरंत रीड करेगा, सारे 1000 फोटो में उसको स्कैन करेगा। और अगर मान लो कि 50 फोटो 20 फोटो में वो है उसका उस ग्रुप में या सिंगल जैसा भी है, तो वही फोटो ला करके उसको दे देगा या उसको डाउनलोड कर सकता है। तो ये पैटर्न अभी ज्यादा चल रहा है। तो इसके लिए भी जो सर्विस यूज होती है वो विजन एआई की सर्विस यूज होती है। फिर इसके बाद जैसे हम देख रहे हैं ओसीआर। तो ओसीआर क्या करता है कि कोई भी इमेज है उसमें से टेक्स्ट को अलग कर देता है। जैसे मैंने बताया था कि अगर हम पैन कार्ड वगैरह अपलोड करते हैं, तो पैन कार्ड में से हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह रहता है उसको अलग कर देगा। हाँ, पैन नंबर अलग कर लेगा। या फिर हम आधार कार्ड को स्कैन करते हैं तो उसमें से आधार नंबर वगैरह, एड्रेस वगैरह को निकाल लेता है, तुरंत अलग कर लेता है। और उसको जहाँ पर प्रोसेस करना है या सेव करना डेटाबेस में, वो प्रोसेस बड़ी आसानी से हो जाता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि बारकोड वगैरह जो रहता है। तो कोई भी इमेज वगैरह का हम जैसे स्कैन करते हैं, तो बारकोड को रीड कर लेता है, फिर बारकोड प्रोसेस होने के बाद वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो
इस प्रकार की काम है जो OCR में थी। तो अगर हमारे एप्लीकेशन में अब बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स रहते हैं जहां पर हम विजन एआई का इस्तेमाल करते हैं। इसका रियल एग्जांपल हम देखते हैं तो ये फैक्ट्री का ही एग्जांपल दिया हुआ है कि जैसे मान लो हाई स्पीड ऑटोमेटिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और कोई कंपोनेंट्स वगैरह बना रही है, और वो कंपोनेंट बनने के बाद जो है वो असेंबली लाइन से कन्वेयर बेल्ट पे चल के जा रहे हैं। तो हम अगर वहां पर कैमरे लगा देते हैं और विजन एआई को कनेक्ट कर देते हैं, तो ये क्या करता है एग्जैक्ट, वो उसको पूरा चेक करेगा। चेक करने के बाद अगर उसमें किसी प्रकार का कोई क्रैक है या किसी प्रकार का कोई डिफेक्ट है, टूटा हुआ है, किसी भी प्रकार का कुछ चीज मिल जाता है, तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है और तुरंत उस प्रोडक्ट को अलग कर देता है। तो यानी कि क्वालिटी टेस्टिंग में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो जैसे बहुत जगह तो मैनुअल होता है, यानी कि जो क्यूए पर्सन रहता है वो एक एक प्रोडक्ट को उठा करके पूरा घुमा करके देखता है और फिर आगे करते जाता है, लेकिन उससे गलती होने की चांसेस रहती है या फिर बहुत लगातार काम वो कर नहीं सकता। लेकिन जब हम इस प्रकार से एआई का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है और ये कंटिन्यू काम करते रहते हैं। इसकी स्पीड जो है बहुत ज्यादा फास्ट रहती है और ह्यूमन एरर हमारे पास नहीं आती जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक रियल एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे स्पीच एआई। ये भी एक सर्विस है जीसीपी की। हालांकि इस प्रकार की सर्विस एडब्ल्यूएस में भी अवेलेबल है और एजोर में भी अवेलेबल है। तो जीसीपी में अगर मान लो हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं एआई का, तो हमें दूसरे क्लाउड में जाने की जरूरत नहीं है। एआई के प्रोडक्ट बनाने के लिए जितनी सर्विसेज लगती है या जो भी प्लेटफॉर्म लगता है, वो ये जो तीन बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ मैं, एजोर, एडब्ल्यूएस एंड जीसीपी, इसमें अवेलेबल है। तो स्पीच एआई के नाम से जीसीपी में सर्विस है। इसका काम क्या होता है ये हम देख लेते हैं। जैसे मान लो सबसे पहला ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन। तो ये क्या काम करता है कि जैसे मान लो कि कोई भी व्यक्ति कुछ बोल रहा है माइक से, ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं वॉइस। तो जब वॉइस एंटर हो रहा है माइक के द्वारा, तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है स्ट्रक्चर टेक्स्ट में। तो कोई भी बोल रहा है उसको क्या करेगा, ये कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। और इसके बाद जैसे कि स्पीकर डायरीजेशन, डिटेक्ट शिफ्ट इन वोकल करेक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई। हाँ, तो ये क्या काम करता है कि ये जो सर्विस है, अगर मान लो कि दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कि एक कस्टम केयर का व्यक्ति है और एक कस्टमर है, इन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है। कस्टमर अपनी कोई प्रॉब्लम बता रहा है, कस्टम केयर उसका जवाब दे रहा है, और इस प्रकार से कुछ कन्वर्सेशन चल रहा है। तो इस समय क्या करेगा, ये वाली सर्विस क्या काम करेगी कि वो जो बोल रहे हैं, दोनों की वॉइस आ रही है, तो दोनों बोल रहे हैं माइक्रोफोन के द्वारा, तो ये उसको कन्वर्ट कर देगा टेक्स्ट में। और टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसको अलग अलग भी कर देगा, क्योंकि जब दोनों बोल रहे, दोनों की आवाज आ रही है, तो टेक्स्ट भी जो बनेगा उसमें दोनों के स्पीच कन्वर्ट होके आ जाएंगे टेक्स्ट में। तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई कस्टमर की आवाज कौन कौन सी है, उसके हिसाब से उसका टेक्स्ट कौन सा होगा। कस्टम केयर का जो पर्सन है उसके टेक्स्ट को अलग कर देगा। फिर कस्टमर का जो टेक्स्ट है उसको फिर रीड करके और उसकी सेंटिमेंटल एनालिसिस करके आइडेंटिफाई करेगा कस्टमर को क्या दिक्कत है। कस्टमर तारीफ कर रहा है या उसको कोई परेशानी बता रहा है या बहुत ज्यादा परेशान है, तो उसको आइडेंटिफाई करके वो वैसा अलर्ट जारी करता है या फिर कोई टिकट वगैरह क्रिएट कर लेता है। तो ये जो सर्विसेज होती है, इसलिए कस्टम केयर जब भी बात करते हैं तो बताते हैं कि आपकी क्वालिटी और गुणवत्ता के लिए हम आपकी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है ना, ये एआई इसमें नजर रखा हुआ है। एआई जो रहता है, अगर आप किसी कस्टमर के सामने बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रख रहे हो, आप बहुत गुस्से में हो, और कस्टम केयर आपकी बात को आगे नहीं पहुंचा रहा है, वो टिकट भी जनरेट नहीं कर रहा है और उसने फोन को काट दिया, तो आप ये मत सोचो कि वो बात आपकी वहीं खत्म हो गई। एआई जो है ना, वो क्या करेगा कि वो आपके जो बातचीत रहेंगे ना, उसके जो टेक्स्ट रहेंगे कन्वर्ट करने के बाद, उसको एनालिसिस करेगा और देखेगा कि आप बहुत गुस्से में, आपको बहुत परेशानी है, वो उसका डायरेक्ट टिकट जनरेट करके अगले टीम को भेज देगा और आपके पास वापस कॉल आ जाएगा। तो इस प्रकार से एआई का इस्तेमाल बड़ी बड़ी कंपनी कर रही है कि किसी प्रकार से कोई गलती अगर हो जाती है, जो हम उनके रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं या कोई नए नए रहते हैं, बिगिनर्स रहते हैं, तो भी उनका कोई प्रॉब्लम जो है वहां दब न जाए, वो चीज ऊपर आ जाती है और फिर उसके बाद एक्शन लिया जाता है। फिर इसके बाद एक और सर्विस है टेक्स्ट टू स्पीच। अब ये उल्टा है। पहले जो वाली जो सर्विस, दो सर्विस, वो क्या कर रही है, जो वॉइस है जो हम बात कर रहे हैं उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, रिटर्न टेक्स्ट में। लेकिन ये सर्विस जो होती है कि जो टेक्स्ट है उसको वॉइस में कन्वर्ट करती है। अगर कोई लिखा हुआ पैराग्राफ या वो है, टेक्स्ट है, तो वो क्या करता है कि स्पीकर के द्वारा वो बोल के बताएगा। और वॉइस जो होती है कोई भी हो सकती है AI में,
जेंट्स की हो सकती है, लेडीज की हो सकती है, या हम उसको चूज कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट टू स्पीच हो गया। तो ये सर्विस भी हमको हमारे एप्लीकेशन में जहाँ जरूरत होती है तो हम इसे यूज करते हैं, टेक्स्ट टू स्पीच। दूसरा एक और चीज था इसमें, जो अ, ये जो सेकंड सर्विस है, कि जैसे मान लो कि हम क्लाइंट के साथ मीटिंग करते हैं, तो हम जो टीम्स वगैरह में मीटिंग करते हैं, राइट? तो मीटिंग जब खत्म हो जाती है ना, तो आपको फिर MOM का मेल डालना पड़ता है, मिनट्स ऑफ मीटिंग। यानी कि मीटिंग 2 घंटा चली है, लेकिन आपको एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि इस मीटिंग में क्या क्या मुख्य बातें हैं, क्या क्या बातें हुई है। तो एक छोटा सा एक उसका समरी बना के मेल करना होता है सब लोग को। ठीक है। तो इस समय क्या होता है कि जब ये AI सर्विस का इस्तेमाल करते हैं, तो 2 घंटे की जो मीटिंग हो रही है, जिसमें हर कोई व्यक्ति अपना अपना बात कर रहा है, बोल रहा है, एक दूसरे से कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये क्या करेगा, तुरंत उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट करके एनालिसिस करेगा और उसकी समरी बना के दे देगा। आप उस समरी को रीड करो और उसको उठा करके मेल कर दो। लेकिन पहले क्या होता था, मीटिंग के दौरान लिखते रहो, नोट करते रहो डायरी में। अब बाद में उसको आधा घंटा से पढ़ो और उसको शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिर रिव्यू करो और उसके बाद सेंड करो। लेकिन जब AI का इस्तेमाल हो रहा है तो वो काम थोड़ा सा इजी हो गया, क्योंकि ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है, सॉफ्टवेयर ही ये सुविधा देता है। इवन यहाँ तक कि जब आप फॉरेन क्लाइंट्स का वॉइस को सुन रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप ट्रांसक्रिप्ट एक ऑप्शन होता है, उसको ऑन कर दो। तो जब कोई व्यक्ति बोल रहा है ना, तो वो जो बोल रहा है वो नीचे लिखा हुआ दिखाई देगा टेक्स्ट में। तो हमारी नज़र वहाँ टेक्स्ट पे रहती है। कई बार हम प्रोनाउंसिएशन समझ नहीं पाते इंग्लिश के। कोई नेटिव वहाँ का अगर कोई व्यक्ति है, फ्रांस का है, इटली का है या US का है, तो थोड़ी सी दिक्कत जाती है। तो उस समय आप ट्रांसक्रिप्ट ऑन करके सुन सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें जो हो रही है, वो स्पीच AI सर्विस के कारण हो रही है। तो ये सॉफ्टवेयर इस सर्विस को यूज कर रहे हैं, तब हमको ये सब आउटपुट मिलता है। इसके यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पर कॉल सेंटर का ही एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर मान लो कोई कस्टमर सर्विस सेंटर है और इसमें कोई बातचीत हो रही है ना, AI पाइपलाइन जो लगा हुआ है, AI पाइपलाइन क्या काम कर रहा है कि जो भी बातचीत हो रही है वर्बली, जो स्पीच है उसको वो टेक्स्ट में भी कन्वर्ट करता रहता है कंटिन्यू। ठीक है। और लाइव ऑडियो स्ट्रीमिंग रहती है, स्ट्रीमिंग मतलब लगातार बातचीत हो रही है, उसके सिग्नल आ रहे हैं। तो वो क्या कर रहा है कि उसको कन्वर्ट कर देगा, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट बोलते हैं उसको। फिर इसको कन्वर्ट करने के बाद लाइव टेक्स्ट इन नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर टू सजेस्ट इंस्टेंट आंसर टू द एजेंट्स। अच्छा, दूसरी बात है कि वो सजेशन भी दे देता है, क्योंकि वो AI है। तो जब वो समझेगा सामने वाले की बातें और फिर सजेशन देगा कि इसको क्या बोलना है, क्या करना है, तो वो चीज भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। दूसरा चीज है कि वोकल टोन में से सेंटीमेंट इंडिकेटर निकालेगा। जैसे कस्टमर कोई फ्रस्ट्रेशन है, कस्टमर बहुत गुस्से में बात कर रहा है, तो उसके जो सेंटीमेंट है ना उसको भी आइडेंटिफाई कर लेता है। जब उसको वॉइस को, ऐसा हम तो क्या होता है किसी की आवाज सुन करके समझ जाते हैं कि वो गुस्से में, नॉर्मल है, कैसा है। लेकिन सोचो AI के पास वो कैपेबिलिटी है। वो लेकिन क्या कर रहा है, वॉइस को नहीं समझ रहा है, वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है। सेंटिमेंटल एनालिसिस का जो उसका पोर्शन है वो एक्टिव हो जाता है, और ये पता कर लेता है कि ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, निगेटिव दे रहा है, बहुत ज्यादा गुस्से में, ये सारा चीज आइडेंटिफाई करता है और उसके हिसाब से फिर एक्शन ले लेता है। तो इस प्रकार से अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हो, और ये बनाना इसलिए पड़ता है ताकि कंपनी को तो अपने बिजनेस को बहुत अच्छी तरह से रन करना है, तो वो जगह जगह AI लगा के रखती है कि कहीं किसी से मिस्टेक ना हो, और हर चीज को प्रॉपर तरीके से ट्रैक किया जाए, प्रायोरिटी में लिया जाए इस टाइप की केस को। तो इसके लिए ये सर्विस काम करती है। अब यहाँ पर एक चीज आता है, AutoML। तो लास्ट कल के सेशन में मैंने ML सर्विस के बारे में बताया था। ठीक है। ML सर्विस मैंने बताया था। तो ML सर्विस क्या होता है, AutoML क्या होता है, इसको हम देखेंगे। तो मैं जो ML सर्विस बताया था, एजूर में भी बताया था कि ML सर्विस क्या काम करती है, और मैंने AWS में भी बताया था ML सर्विस, और GCP में भी ML सर्विस होती है, राइट? तो जैसे AWS में मैंने क्या बताया था, सेज मेकर बताया था, और एजोर में क्या बताया था, एजोर ML सर्विस नाम से ही आती है। तो ML सर्विस क्या करती है जिसको हम ट्रेडिशनल ML बोल रहे हैं। तो ट्रेडिशनल ML का मतलब क्या होता है कि आप कोई एक मॉडल जो होता है, ओपन सोर्स मॉडल हो गया या कस्टम मॉडल हो गया, इसको आप क्या करते हो कि इस सर्विस में डिप्लॉय करते हो। आप फिर डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं, ट्यून अप करते हैं, क्लीन करते हैं, और ये डाटा सेट से उसको ट्रेनिंग देते हैं। और ये ट्रेनिंग देते देते जब वो फुल ट्रेंड हो जाता है, जब वो रेडी हो जाता है कि अब आपके जवाब दे सकता है आपके क्वेश्चन का, तो आप इसको क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हो। डिप्लॉय करने के बाद आपको पब्लिक एंड पॉइंट्स मिल जाता है,
और क्रेडेंशियल्स वगैरह आप बना लेते हो और फिर एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल करना चालू कर देते हो। इसके बाद इसमें मॉनिटरिंग होती है। ठीक है, मॉनिटरिंग उसकी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए भी होती है और दूसरा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए भी होती है। अलग अलग टाइप से काम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो पूरा एनवायरमेंट्स होता है उसको ट्रेडिशनल एमएल बोलते हैं। और इस ट्रेडिशनल एमएल में जब भी आप काम करोगे तो आपको डाटा इंजीनियर की भी जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप जो रॉ डाटा होता है ना उस पे काम करते हो। और दूसरी बात है कि आप इसमें एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एक आपको एआई इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। डाटा इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी, वो भी एक्सपर्ट होना चाहिए। और इसमें समय भी थोड़ा ज्यादा लगता है। तब जा करके आप एक एमएल को डिप्लॉय करके ट्रेन कर सकते हो और उसका यूज कर सकते हो। तो ये जो बात कर रहा हूँ ये आपका ट्रेडिशनल एमएल की बात कर रहा हूँ, जिसमें आपको कोड वगैरह बहुत ज्यादा करना रहता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसलिए तो बोल रहा हूँ कि हमको एआई इंजीनियर भी एक्सपर्ट चाहिए, डाटा इंजीनियर भी एक्सपर्ट चाहिए, और इसको डिप्लॉय करके मेंटेन करने के लिए एमएल ऑप्स इंजीनियर चाहिए। पाइपलाइन बनाएगा और ये डिप्लॉयमेंट करेगा, मॉनिटरिंग करेगा, है ना। और ये पाइपलाइन क्या रहेगा कि डाटा को ट्रेन करेगा, फिर उसके बाद वो पुश करेगा, फिर उसकी टेस्टिंग होगी, अगर एक्यूरेसी नहीं मिली तो वापस नए डाटा सेट बना के फिर ट्रेन करेगा। एक पूरा लूप चलते रहता है, कंटिन्यूअस लूप चलते रहता है, राइट। जैसे एग्जाम्पल, अगर कोई स्टूडेंट है, वो अगर पढ़ाई कर रहा है, ठीक है, पढ़ाई करके लर्निंग कर लिया और उसके बाद एग्जाम दिया, मान लो एग्जाम में उसके नंबर कम आए या फिर वो फेल हो गया, तो फिर से वो वापस से पढ़ाई करता है। फिर से वो अपनी पढ़ाई के तरीके को चेंज करता है, थोड़ा सा डीप नॉलेज लेता है ना, तो नोट्स वगैरह बनाता है, डाटा को पूरा अपने माइंड पे रखता है। उसके बाद फिर से एग्जाम बैठता है, फिर एग्जाम में पास हो जाता है, तो फिर वो नए सब्जेक्ट को फिर से रीड करना चालू करता है। तो इस प्रकार से ये जो साइकिल चलते रहता है, सेम यहाँ पर भी चलता है जब आप एमएल की ट्रेनिंग करते हो। लेकिन ट्रेडिशनल एमएल में ये कॉम्प्लेक्स होता है, ज्यादा कोड लिखना पड़ता है। इसमें एक्सपर्ट डाटा इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, एआई इंजीनियर की जरूरत पड़ती है और एमएल ऑप्स इंजीनियर की जरूरत पड़ती है, तब आप काम करते हो। लेकिन एक नई सर्विस यहाँ पर है, ऑटो एमएल, जो आज हम बात करने जा रहे हैं। ऑटो एमएल क्या होता है? तो ऑटो एमएल जो होता है इसमें भी सेम वही चीज है कि आप एक एलएलएम को लेकर के डिप्लॉय करोगे और उसको ट्रेन करोगे और उसको यूज करोगे, काम वही होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि लो कोड है, हाईली ऑटोमेशन है। इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा सीनियर एक्सपर्ट डाटा इंजीनियर की जरूरत नहीं है, या बहुत ज्यादा सीनियर या एक्सपीरियंस एआई इंजीनियर की जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा जानते हो एआई के बारे में तो भी आप इसमें काम करने कर सकते हो। ये थोड़ा सा इजी रहता है, बहुत जल्दी समझ जाओगे कम समय में, और इसमें काम करके आगे बढ़ सकते हो। तो ये थोड़ा सा इजी होता है। या फिर मैं इसके एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आप लोग फोटोशॉप जानते हैं, तो फोटोशॉप में अगर आपको फोटो एडिटिंग करना है, मिक्सिंग करना है, तो उस कंडीशन में आपको फोटोशॉप में एक्सपर्ट होना पड़ेगा। उसके सारे टूल्स के बारे में बहुत डिटेल नॉलेज होना चाहिए, प्रैक्टिस होना चाहिए। हर टूल के अंदर भी सब ऑप्शन रहता है, फिर उस ऑप्शन के बारे में पता होना चाहिए। बैकग्राउंड के कैसे कटिंग करते हैं, उसकी फिनिशिंग करने के लिए हाथ जमाना पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर के अगर एडोब फोटोशॉप में आप अगर एक्सपर्ट है, आपने अगर 2 साल 3 साल काम किया है, फिर आपको अगर कोई काम करने देते हैं तो आप फिर उसको कर सकते हो। लेकिन आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। एक नया व्यक्ति डायरेक्ट एडोब फोटोशॉप में डे वन से या फिर 5 6 दिन बाद ही डायरेक्ट काम नहीं कर पाएगा। लेकिन अभी आप लोग के नाम सुने होंगे, कैनवा। कैनवा मार्केट में आ गया। और जब से कैनवा मार्केट में आया ना, तो किसी को फोटोशॉप सीखने की जरूरत नहीं है। आप कैनवा में जा करके थोड़ा सा इधर उधर 5 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, और आप एक इमेज वगैरह को एडिट करके उसमें टेक्स्ट वगैरह राइट करके तुरंत बना सकते हो। बैकग्राउंड वगैरह चेंज करके आपको आउटपुट मिल सकता है। तो ये जो कैनवा है, ये आपका ऑटो एमएल है। तो कैनवा को आप बोल सकते हैं ऑटो एमएल, और फोटोशॉप को बोल सकते हो ट्रेडिशनल एमएल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फोटोशॉप एक क्रिटिकल है, उसमें आपको एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है कुछ काम करने को। लेकिन जो कैनवा है वो ऑटो एमएल की तरह है, तो उसमें आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके और तुरंत आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ऑटो एमएल में भी सेम वही काम होगा जो ट्रेडिशनल एमएल में होगा, बट लेकिन ये कम एफर्ट में काम हो जाएगा। तो ऑटो एमएल का भी काम क्या होगा, सेम वही कि आप एलएलएम को ट्रेन करोगे, ट्रेन करने के बाद डिप्लॉय करोगे और उसको यूज करोगे, बट लेकिन आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इंजीनियर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑटो एमएल थोड़ा सा पॉपुलर इसीलिए हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर अब ऑटो एमएल है तो फिर लोग ट्रेडिशनल में क्यों जाएंगे, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। यानी हर काम ऑटो एमएल में नहीं कर सकते। यानी कि कैनवा अगर आ गया है तो फोटोशॉप खत्म नहीं हो गया। कैनवा में वही काम हो सकता है, इजी है, ड्रैग एंड ड्रॉप करो और बड़ी आसानी से एडिट कर लो। लेकिन जो फीचर उसमें दिया है उससे बाहर का काम नहीं कर सकते। और जबकि फोटोशॉप में आप कुछ भी कर सकते हो, अनलिमिटेड कितने भी प्रकार का काम कर सकते हैं जो आपके माइंड में आएगा। इसीलिए कोई ऐसा अगर आपको एलएलएम को ट्रेन करना है जो एकदम डिफरेंट है,
आपको डिफरेंट कुछ काम करना है, तो आप एम ऑटो एमएल नहीं चूज कर सकते। बट आपको कम समय में काम करना है और आपका कॉन्टेक्ट बहुत छोटा है, तो उस कंडीशन में ऑटो एमएल यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल दिया है कि ऑटो एमएल में हम क्या काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट का एक कुछ हम काम करने जा रहे हैं कि हेल्थ केयर अपॉइंटमेंट नो शो प्रिडिक्टर। यानी कि जैसे कोई सॉफ्टवेयर है हेल्थ केयर का, जहाँ पर अपॉइंटमेंट वगैरह बुक होती है डॉक्टर्स की। तो अगर मान लो कि उसमें हम ऑटो एमएल यूज करके कोई हिस्ट्री डाटा उसमें डाल दिया जाए, क्योंकि एमएल मतलब मशीन लर्निंग, और मशीन लर्निंग काम करता है हिस्ट्री डाटा के ऊपर। तो बस ये बेसिक चीज हमें से याद रखना है। तो जब भी हम कोई एमएल की बात कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें डाटा होगा बहुत ज्यादा, और वो भी हिस्ट्री डाटा होगा, तभी आपका एमएल वर्क करेगा। तो अगर हेल्थ केयर में अपॉइंटमेंट वाला सिस्टम में काम करना है, तो कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो 2 साल से उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं, उस हेल्थ केयर में, या हो सकता है कई है जो 10 साल से वहां पर जा रहे हैं। तो पेशेंट का हिस्ट्री रिकॉर्ड तो होगा ही होगा। तो जो हिस्ट्री रिकॉर्ड पेशेंट्स का है, अगर उसको डाटा सेट बना करके एक ऑटो एमएल के द्वारा एमएल की, यानी कि आपकी एलएलएम की ट्रेनिंग कर दी जाती है, और उसको सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया जाता है। तो अगर कोई पेशेंट्स अगर मान लो अपॉइंटमेंट लेता है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद ये जब अपॉइंटमेंट का समय कम आता है, तो ये अलर्ट जारी कर सकता है कि भाई इस पेशेंट का जो हिस्ट्री है, कि जो अपॉइंटमेंट के आधा घंटा लेट ही आता है। कम से कम हिस्ट्री में अगर 6 बार अपॉइंटमेंट लिया है, तो उसमें 4 बार ऐसा हुआ है कि वो लेट आया आधा घंटा। ये अलर्ट जारी कर देगा, ये हिस्ट्री देख करके कि भाई अलर्ट हो जाओ, ये पेशेंट टाइम पे आने वाला नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया हूँ कि ऑटो एमएल ये मतलब कैसे काम करेगा, या इस एप्लीकेशन में हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। तो हिस्ट्री डाटा से ये कुछ भी आइडेंटिफाई कर सकता है। प्रोडक्शन प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब पिछला देख लिया कि भाई ये 6 बार अपॉइंटमेंट लिया और 4 बार लेट हुआ या 5 बार लेट हुआ है, तो वो बोलेगा कि अगला भी लेट होने वाला है और अभी ये टाइम आ गया है, तो ये लेट आएगा, तो या तो उसको कॉल करो, तुम्हारे को नहीं आ रहे हो, या दूसरे पेशेंट को आगे करो। तो इस प्रकार का चीजें ये कर सकता है। तो जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो अलग 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 डोमेन में काम करते हैं। कभी हेल्थ केयर में हम काम करते हैं, कभी इंश्योरेंस डोमेन में करते हैं, बैंकिंग डोमेन में करते हैं। तो सबके अपने अपने यूज होते हैं, अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अगर ये अंडरस्टैंड करें तो आपको समझ में आएगा। तो एमएल तो समझ में आ गया क्यों यूज होता है हिस्ट्री डाटा के ऊपर। लेकिन ऑटो एमएल इसलिए बताया क्योंकि आप जल्दी बना सकते हो उसको, बिना एकदम सीनियर एक्सपर्ट के। आप इसको क्रिएट कर सकते हो और इसमें काम भी चालू कर सकते हो, बहुत कम समय में रेडी हो जाएगा। ट्रेडिशनल एमएल में टाइम लगता है। जैसे ट्रेडिशनल एमएल में अगर 8 महीना का समय लग रहा है, तो ऑटो एमएल में 1 मंथ में आपका काम रेडी हो जाएगा। ऑटो एमएल में इंडस्ट्री यूज केस में जैसे हेल्थ केयर पहला बताया, तो इसमें जैसे कि ऑटोमेट मेडिकल बिलिंग कोड क्लासिफिकेशन, बिल्ड कस्टम विजन मॉडल, आइडेंटिफाई अनामोली इन लेबोरेटरी। अनामोली का भी मतलब वही है, एमएल मशीन लर्निंग से आप करोगे। बैंकिंग में अगर आप यूज करते हो, तो बैंकिंग में जैसे कि क्रेडिट रिस्क स्कोरिंग लोन एप्लीकेशन, यानी कि वो क्या करेगा, पूरा स्कैन कर लेगा, स्क्रीन करके आपको बताएगा कि भाई ये लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या किस प्रकार का लोन में जाएगा ये, मतलब पर्सनल लोन होगा कि मॉर्गेज होगा या किस टाइप का होगा। तो ऐसा होगा। रिटेल है, तो रिटेल में भी ये फोरकास्टिंग कर देगा और ऑटोमेट भी कर सकता है। तो ये मतलब प्रिडिक्ट कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यूज। तो ये सब चीज जो एमएल है, ये इस प्रकार के वर्क करे, मैन्युफैक्चरिंग में भी कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग में आपका जो है मतलब मेंटेनेंस शेड्यूल्स बेस्ड ऑन द सेंसर टेलीमेट्री। तो जैसे एग्जांपल के लिए वहां पर कोई भी काम चलता है, मशीन चलती है, तो क्या होता है कि उसमें सेंसर्स लगे होते हैं, और सेंसर क्या होते हैं, लगातार डाटा देते हैं। टेलीमेट्री का मतलब है कि बिना रुके लगातार सेंसर से डाटा आते रहता है। और एआई की सर्विस क्या करती है, एमएल की सर्विस उसको एनालाइज करती रहती है। तो फिर वो डाटा जो रहता है हिस्ट्री बनते चले जाता है, और अचानक उसमें कोई चेंज आ गया, कोई डिफेक्ट आ गया, तो वो तुरंत अलर्ट जारी कर देता है। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि अगर कोई मशीन जो है, वो उसका आरपीएम थोड़ा सा कम हो गया, तो इमीडिएट पता चल जाएगा एमएल को, और अलर्ट जारी कर देगा। किसको कर देगा? मेंटेनेंस इंजीनियर को, कि इसका जो रोटेशन है वो थोड़ा स्लो हो गया, जल्दी चेक करो, नहीं तो ये जल सकता है, टूट सकता है, बंद हो सकता है। तो बहुत ज्यादा नुकसान होने से पहले ही प्रिडक्टिव कर देता है कि ये जो इक्विपमेंट है ये खराब हो सकता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि बचा सकते हो उस मशीन को खराब होने से। पूरी तरीके से पहले ही हमको बता देता है कि ये
खराब होने का चांस है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो खराब हो ही जाए या बंद हो जाए उससे पहले आप इसको रिपेयर कर लो। तो ये इस टाइप से काम हो जाएगा। तो ऑटो एमएल में भी सेम वही काम होते हैं जो नॉर्मल ट्रेडिशनल एमएल में होते हैं, बस अंतर इतना है कि ऑटो एमएल जो है जल्दी बन जाता है, जल्दी ट्रेंड हो जाता है, और इसमें एकदम सीनियर एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रेडिशनल एमएल में टाइम लगता है। ऑटो एमएल में एंटरप्राइज बेनिफिट अगर देखेंगे तो पहला तो फास्टर डेवलपमेंट है। फास्टर डेवलपमेंट क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें एक्सपर्टीज की जरूरत भी नहीं होती है। ऑटो एमएल में ऐसी बहुत सारी सुविधाएं रहती है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करो, आसानी से डाटा ट्रेन कर दो और डिप्लॉय करके उसका यूज करना स्टार्ट कर दो। तो आप कुछ ही महीने में, एक दो महीने में भी चाहे तो इसका इस्तेमाल करके इसका यूज कर सकते हैं। जबकि ट्रेडिशनल एमएल में टाइम लगेगा, टीम लगेगी, एमएल ऑप्स मैनेजर लगेंगे, डाटा इंजीनियर लगेगा, एआई इंजीनियर लगेगा, तब जाके उसमें काम चालू। लेस एमएल एक्सपर्टीज नीडेड, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसको डिजाइन ही ऐसा किया गया है। तो सेम जैसे फोटोशॉप और कैनवा का मैंने एग्जांपल दिया, तो वही आप समझ के रखो कि ऑटो एमएल बहुत ही जल्दी इसका यूज किया जा सकता है, लेकिन इसको लिमिटेशन है। कोई ऐसी सिचुएशन, ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जब जहाँ पर हम ऑटो एमएल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको ट्रेडिशनल एमएल में जाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कई ऐसी रिक्वायरमेंट आएगी जहां पर ऑटो एमएल का यूज करके आप मॉडल को ट्रेन करो, डिप्लॉय करो, डायरेक्ट यूज करो। बेटर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि ऑलरेडी ये बना हुआ है और इसका एमएल का इस्तेमाल करेंगे तो प्रोडक्टिविटी आपकी बेटर हो जाएगी। फिर रेड्यूस कॉस्ट, कॉस्ट भी इसका रेड्यूस हो जाता है क्योंकि ऑटोमेशन कर रहा है। और जहां भी ऑटोमेशन होगा तो कॉस्ट हमेशा कम हो जाती है, इसको याद रखना है। और ह्यूमन एरर कम हो जाती है उसमें ऑटोमेशन होने के बाद। तो ये यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है कि ट्रेडिशनल एमएल कैसे काम करता है और ऑटो एमएल कैसे काम करता है। तो ट्रेडिशनल एमएल जो है ये एक्सपर्टीज की डिमांड करता है। एक्सपर्टीज में कौन कौन से हो सके? जैसे कि एमएल ऑप्स इंजीनियर आपको चाहिए, एआई इंजीनियर चाहिए और डाटा इंजीनियर चाहिए। मिनिमम तीन चाहिए, लेकिन टीम और भी बड़ी होती है। और ये कॉम्प्लेक्स होता है, जैसे आपको बनाने में 8 महीना लग सकता है, 1 साल भी लग सकता है। और टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि समय बहुत ज्यादा लगता है। और इसमें बहुत ज्यादा डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। और इसमें रॉ डाटा भी रहता है। रॉ डाटा रहता है, पेटाबाइट में डाटा रहता है, टेराबाइट पेटाबाइट में। और डिफरेंट टाइप्स के डाटा रहते हैं। और फिर वो डाटा को क्या करता है डाटा इंजीनियर? ट्रांसफॉर्म करता है, उसको वैलिडेट करता है, ट्यून अप करता है। उसमें नल वगैरह है उसको रिमूव करता है, डुप्लीकेट है उसको हटाता है ना, बहुत सारे काम करता है। और उसके बाद उसको फीचर इंजीनियरिंग पे फिर लेके आएगा। ठीक है, मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट करेगा, क्लीन कर देगा या ट्रांसफॉर्म कर देगा। और फिर ये एल्गोरिथम सेक्शन जो आता है ये एआई इंजीनियर का काम है। तो एआई इंजीनियर वहां पर अपने कोड लिखेगा, है ना, एल्गोरिथम वगैरह बनाएगा, सेटअप करेगा कि डाटा कैसे काम करेगा, किस प्रकार से फैच करना है, कौन कौन से आर्किटेक्चर या पैटर्न का वो इस्तेमाल करेगा यहाँ पर। ठीक है, और इसके अलावा इसमें ट्रेनिंग का पार्ट रहेगा। तो जो डाटा रेडी हो गया, डाटा सेट बन गया, डाटा सेट का मतलब ही होता है कि वो ट्रांसफॉर्म हो गया, क्लीन हो गया। और डाटा सेट डायरेक्ट उठा करके भेजा जाता है एलएलएम को ट्रेनिंग देने के लिए। तो डाटा सेट जब बार बार भेज देते हैं तो एलएलएम धीरे धीरे ट्रेन होना चालू करता है। और आप जो उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो वो उसका जवाब सही देने लगता है। और जब वो जवाब सही नहीं देता तो वापस से आप डाटा सेट बना के फिर से उसको ट्रेन करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आपकी आती है ट्यूनिंग। तो ट्यूनिंग का मतलब होता है कि फिर वो हम उसको एक्यूरेसी चेक कर रहे हैं, लर्निंग रेट देख रहे हैं, है ना, उसमें कुछ ट्रायल एंड एरर कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम आ रही तो डाटा सेट को फिर से हम दूसरा डाल के ट्रेन कर रहे हैं। और कई बार रोल बैक भी करते हैं डाटा सेट। अगर आपने कोई डाटा सेट बनाया किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर और जब उसको डाला गया और उसके बाद उससे क्वेश्चन पूछे और वो जवाब प्रॉपर नहीं दे पाया, कुछ दिया कुछ नहीं दिया, तो कई बार डाटा सेट को रोल बैक किया जाता है, नया डाटा सेट बनाया जाता है, फिर से डाला जाता है। तो इस प्रकार से ये जो है टाइम टेकिंग है और इसमें एक्सपर्ट और इंजीनियर की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम ऑटो एमएल की बात करेंगे तो ये थोड़ा सा इजी होगा। तो ये ऑटोमेशन इसमें यूज हो रहा है एमएल बनाने के लिए। और ये सुविधा आपको जो है जीसीपी दे रहा है। तो सेम बड़ी आसानी से आप किसी भी एक मॉडल को ले लो, सेलेक्ट कर लो पहले कोई एक एलएलएम मॉडल, फिर आप डाटा अपलोड करो। अच्छा, डाटा वगैरह जो अपलोड करने का जो प्रोसेस है थोड़ा इजी होगा। डाटा ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी कुछ यहाँ पर सर्विस दी होगी, तभी हमारा काम आसान हो रहा है ना, हमें एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। और इसको फिर क्या करना है, हमको ट्रेन करना है। ट्रेन जैसे कर दिए तो गूगल मिनिमाइज द मॉडल। तो मान लो जैसे ये ऑटोमेट है तो ऑटोमेट हो गया तो आपका बड़ी आसानी से ट्रेंड वगैरह हो जाएगा। और इमीडिएट डिप्लॉय करना है और इसको यूज करना है।
लेकिन आपको ये पता करना है, ये ढूंढना है कि किस कंडीशन में ऑटो एमएल का इस्तेमाल करेंगे और किस कंडीशन में आप ट्रेडिशनल एमएल का करोगे। जब आपका स्कोप बहुत छोटा है, कॉन्टेक्स्ट छोटा है, डाटा ऑलरेडी आपके पास लगभग क्लीन है, तो उस कंडीशन में आप ऑटो एमएल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब डाटा ही बहुत ज्यादा मात्रा में है, डाटा ऑलरेडी मतलब जो है डिफरेंट टाइप्स का है और रॉ डाटा है, रॉ डाटा जब भी रहेगा तो आप ऑटो एमएल बिल्कुल नहीं जाओगे। रॉ डाटा रहेगा तो आपको उसको पूरा ट्रांसफॉर्म करके क्लीन अप करके एक स्ट्रक्चर वे में लाना पड़ता है और उसके डाटा सेट बनाने पड़ते हैं और एक एक करके डाटा सेट डाल करके उसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट हमें ये पता होना चाहिए कि किस कंडीशन में हम क्या यूज़ करने वाले हैं। सर्विस हमें क्लाउड पूरा देता है, लेकिन कौन सी सर्विस यूज करना है और कौन सी नहीं करना है, तो इसके लिए आपको डीप नॉलेज होना चाहिए और रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके फिर इसको डिसाइड करना पड़ता है। फिर इसके बाद एक नया वर्ड्स आ गया, बिग क्यूरी एमएल। तो बिग क्यूरी एमएल क्या होता है? बिल्ड एआई मॉडल यूजिंग सिक्वल विदाउट मूविंग डाटा। तो यहीं पर इसका डेफिनेशन है कि आप बिना डाटा को मूव किए यूजिंग सिक्वल, सिक्वल का इस्तेमाल करते हुए अगर कोई एमएल में काम कर रहे हो, मशीन लर्निंग का, तो उसे बोला जाता है बिग क्यूरी एमएल। तो इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो जो डाटा है आपका, वो ऑलरेडी क्लीन है, ठीक है। अब ये डाटा हो सकता है कि आपका डाटाबेस में होगा, किसी भी प्रकार का डाटाबेस हो सकता है, पोस्टग्रे हो सकता है, एमएस सिक्वल हो सकता है, माई सिक्वल हो सकता है। तो डाटा आपका ऑलरेडी है और डाटा आपका जहां पर है उसको वहां से कुछ हटाना नहीं है, उसको मूव नहीं करना है, डाटा वहीं रहेगा। जैसे डाटाबेस है, आपका सॉफ्टवेयर पिछले 10 साल से चल रहा है, तो 10 साल का ट्रांजेक्शनल डाटा, रिलेशनल डाटा, ये सारा का सारा आपके डाटाबेस में ऑलरेडी स्टोर है। तो आप क्या करोगे? आप एक एलएलएम लोगे और एलएलएम को उससे जोड़ दोगे, उसी डाटा को डायरेक्ट। तो डाटा कहीं मूव नहीं करना है, डाटा वहीं रहेगा जहाँ ऑलरेडी 10 साल से स्टोर हो रहा है। लेकिन एलएलएम को जब भी कोई कमांड मिलेगा तो वो क्या करेगा? वो सिक्वल के द्वारा उस डाटा को रीड करेगा, क्योंकि एमएल जो होता है ना, मशीन लर्निंग, उसका काम क्या होता है? उसको डाटा चाहिए, हिस्ट्री डाटा, पास्ट डाटा, और पास्ट डाटा डाटाबेस में है। लेकिन वो डाटाबेस में कैसे एंटर करेगा? सिक्वल के थ्रू करेगा। तो ये एक बिग क्वेरी एमएल होता है। इसके पहले जो हम बात कर रहे थे, ट्रेडिशनल एमएल की बात कर रहे थे, ऑटो एमएल की बात कर रहे थे, उसका डाटा जो है सिक्वल डाटा की बात नहीं हो रही थी। वो डाटा पीडीएफ फॉर्मेट में हो सकता है, जेसन में हो सकता है, किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट हो सकता है, इमेज हो सकता है। तो इस प्रकार के रॉ डाटा हो सकते हैं, एक्सेल फाइल हो सकती है, और ये बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो सकती है। तो अभी तक हम उसकी बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर डाटा ओनली क्लीन और ट्रांसफॉर्म है। उसको आपको कुछ करना ही नहीं है, ना आपको उसको नल हटाना है, ना आपको उसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है। ऑलरेडी प्रॉपर डाटा आपके पास अवेलेबल है, बट ये हो गया डाटा डाटाबेस में है, और आप सिक्वल को यूज करोगे और फिर आपको यूज करो इसका इस्तेमाल होगा, राइट। तो इसमें एक्चुअली में कैसे होगा, यहाँ कंपैरिजन भी दिया है कि ट्रेडिशनल एमएल अप्रोच और बिग क्यूरी एमएल अप्रोच। अब ये ट्रेडिशनल एमएल अप्रोच और इसमें क्या चीज अंतर आ रहा है कि हाई फ्रिक्शन डाटा एक्सपोर्ट डाटा, इसमें राइट सिक्वल क्वेरी इन प्लेस। तो ट्रेडिशनल एमएल अप्रोच जो होता है ना, जिसमें भी डाटा बेस रहता है, इसमें बिग क्वेरी डाटा है, इसमें एक्सपोर्ट डाटा है, इसमें राइट टू सिक्वल क्वेरी है। मूव टू एमएल प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसमें मॉडल क्रिएशन डायरेक्ट है, प्रोडक्शन, ट्रेनिंग प्रोडक्शन है, और ये प्रोडक्शन है। ओके। तो ट्रेडिशनल एमएल अप्रोच में कभी कभी क्या होता है कि अगर कोई डाटा आपका डाटाबेस में, लेकिन आप इसको एक्सपोर्ट करते हो, ज्यादातर एक्सपोर्ट सीएसवी फाइल में किया जाता है। मतलब मैं देखा हूँ ट्रेडिशनल वर्क करने का जो प्रोसेस है कि डाटाबेस में क्यूरी लगाई जाती है, और उस क्यूरी लगा करके एक पर्टिकुलर डाटा का जो पूरा ग्रुप होता है, सेट होता है, उसको एक्सपोर्ट किया जाता है सीएसवी फाइल में, और डाटा इंजीनियर इन सीएसवी फाइल को ले करके उसको ट्रांसफॉर्म करके एमएल प्लेटफॉर्म में डालता है। तो एमएल प्लेटफॉर्म में आपका जो एलएलएम आपने डिप्लॉय की है, आप उसको दे सकते हो, या वहां पर भी आपका कोई दूसरा स्टोरेज है, वहां भी स्टोर कर सकते हो, और ट्रेनिंग और प्रोडक्शन फिर स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बिग क्यूरी एमएल अप्रोच में कि आपका जो है बिग क्यूरी डाटा है, राइट सिक्वल क्वेरी इन प्लेस, यानी कि डाटा आपको मूव नहीं करना है, डाटा वहीं रहेगा,
आपको सिक्वल क्वेरी चलाना है और सिक्वल क्वेरी से जो डाटा आएगा वही मॉडल पे ट्रेनिंग पे जाएगा। यह मॉडल को मिलेगा डायरेक्ट और मॉडल उसी के ऊपर काम करेगा और फिर प्रोडक्शन देगा। तो जब भी उस एलएलएम को कॉल करेंगे, वो डाटा को लेने के लिए तुरंत एक क्यूरी बनाएगा, क्यूरी से डाटा को उठाएगा, उसके ऊपर एनालाइज करेगा, पैटर्न वगैरह ढूंढेगा और आपको प्रोडक्शन करके दे देगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि यहाँ पर आपको डाटाबेस से लेकर के एक्सपोर्ट करके काम करना है और यहाँ पर डाटाबेस में ही डाटा रहेगा, आपको क्यूरी बना करके एलएलएम डायरेक्ट उस डाटा के ऊपर काम करके आपको प्रोडक्शन करके देगा। तो ये जो सर्विस है गूगल में जीसीपी में अवेलेबल है। इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जैसे कि कुछ एक मॉडल इसने क्रिएट किया, क्रिएट मॉडल जिसका है, यानी कि एक तरीका बता रहा है कि जब ये सर्विस आप लोगे तो उसमें अगर मान लो कोई मॉडल्स वगैरह बनाना है या मॉडल का डाटा सेट बनाना है, जैसे सेल्स डाटा का ये एक सेट बनाया था और वो सेल्स डाटा के सेट से ये सेलेक्ट कर सकता है। तो जैसे मान लो कि इसने क्या किया, यहाँ पर एक रियल एग्जांपल देख लेते हैं कि इसने कुछ सीक्वेंस में डाटा लिया। जैसे कि मान लो कि जनवरी में सेल्स कितना हुआ है वो डाटा उठाया, फरवरी में कितना हुआ, ऐसे करके जैसे अभी जून चल रहा है तो जून तक के अलग अलग मंथ के डाटा जो है उसने ले करके अपना एक सेट बना दिया। और इसके बाद अगर मान लो इन्वेंट्री डिमांड होती है या रिवेन्यू को फोरकास्ट करना है, यानी अगले महीने का अगर मान लो रिवेन्यू जनरेट करना है, फोरकास्ट जनरेट करना है उसका, या इन्वेंट्री की डिमांड करना है कि कितना लग सकता है अगले महीने पार्ट्स वगैरह, तो ये पिछला जैसे जनवरी से लेके जून तक का जो डाटा हमने डाला है वो तेजी से उसको रीड करेगा। लेकिन यहाँ पर जो डाटा है जनवरी से लेके सब, वो डाटा कहीं मूव नहीं हुआ है, वो डाटाबेस में। लेकिन डाटाबेस में जनवरी फरवरी इस टाइप का जो हम बनाए उसके लिए ये क्यूरी देता है और क्यूरी बना करके हम उसके छोटे छोटे सेट्स बनाते हैं और वही एक पैटर्न बनता है। तो जो एलएलएम होता है इनको रीड करता है और उसके ऊपर से प्रोडक्शन देता है। तो नो डाटा मूवमेंट होगा, ये बेनिफिट है इसमें, जहाँ डाटा वहीं रहेगा। सिक्वल बेस्ड डेवलपमेंट है, यानी कि आपको सिक्वल क्यूरी से ही डाटा को रीड करना है, तो सिक्वल की क्यूरी इसमें मेन होती है। फास्टर एनालिटिक्स है, स्पीड इसकी फास्ट होगी और लोअर कॉस्ट है। तो इसमें कॉस्ट लोअर इसलिए है क्योंकि डाटा आपका जहाँ है वहीं यूज हो रहा है। जिस डाटाबेस में 10 ईयर का डाटा है, 40 ईयर का डाटा है, तो वो डाटा को कहीं मूव करने जाएंगे तो हमको फिर से चार्जेस लगेंगे और एनवायरनमेंट अलग से लेंगे, अगर मान लो डाटा को प्रिजर्व करने के लिए तो उसमें चार्ज लग जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा ये कॉस्ट कम होता है, लेकिन ये सिनेरियो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एप्लीकेशन के जब आप एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो तो कौन सा ऐसा पॉइंट्स आता है, रिक्वायरमेंट आती है जहां पर आप डिसाइड करते हो कि बिग क्यूरी एमएल हमें यूज करना है। इसके बाद आता है वर्टेक्स एआई रैग। ये सिंपल रैग की बात कर रहे हैं। रैग सिस्टम सबसे बड़ा पैटर्न्स होता है एआई में, और जब से मैं सेशन दे रहा हूँ रैग जरूर आता है हर बार। वर्टेक्स एआई रैग भी एक सर्विस है, लेकिन रैग का काम क्या होता है सेम। अब जीसीपी की बात कर रहे हैं तो हम किसकी बात करेंगे, जेमिनी की बात करेंगे। तो जेमिनी अगर मान लो कोई सर्च कर रहा है, कोई कस्टमर का कोई क्वेश्चन आया, तो डेफिनेटली वो कंपनी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है उसको तो आंसर नहीं दे पाए। तो इसी के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, रैग यूज कर रहे हैं। तो रैग क्या काम कर रहा है, सेम वही काम कर रहा है कि जैसे मान लो कि आपका वर्टेक्स एआई रैग अगर सर्विस को आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपका जो वेक्टर में, जो वेक्टर फॉर्मेट में या न्यूमेरिक फॉर्मेट में कंपनी के इंटरनल इंफॉर्मेशन जो डाटा थे उसको हमने चंक बना करके डाल दिए थे, वेक्टर डाटाबेस में सपोज आपने डाल दिया। ठीक है, तो ये वर्टेक्स एआई क्या करेगा, वो सर्च करेगा, सर्च करके वहां से कुछ कंटेंट उठा के लाएगा, फिर हम कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे, सिस्टम रूल ऐड करेंगे और एलएलएम को भेजेंगे। यहाँ पर एलएलएम क्या है, जेमिनी है, या जीपीटी तो होगा नहीं क्योंकि हम गूगल में डेवलप कर रहे थे, जेमिनी यूज करेंगे। फिर जेमिनी क्या करेगा, वहां से रिजल्ट देगा या रिस्पॉन्स देगा। तो वर्टेक्स एआई रैग जो सर्विस है ये गूगल की है और यही काम एजोर एआई सर्च कर रहा था एजोर में, और सेम इस प्रकार का काम हो रहा था अमेजन बेडरॉक नॉलेज। ठीक है, तो ये जो सर्विस है अलग अलग है, लेकिन इसका काम केवल सिमेंटिक सर्च जिसको बोल सकते हैं, तो ये बहुत तेजी से सर्च करके आपको डाटा दे देता है। तो रैक फ्रेमवर्क मतलब जैसे चैटबॉट वगैरह बनाते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ये सर्विस गूगल में क्यों है, क्योंकि आप गूगल में अगर चैटबॉट बना रहे हैं तो आप एजोर एआई तो यूज करोगे नहीं।
आप इसीलिए इसने खुद का एक सर्विस दे दिया वर्टेक्स एआई रैक। और ये सर्चिंग का काम करता है। और ये ज्यादातर इस्तेमाल होगा चैटबॉट बनाने में। अगर आप चैटबॉट बना रहे रैक फ्रेमवर्क यूज कर रहे, आप चैटबॉट नहीं भी बना रहे, कोई प्रोडक्ट बना रहे हो एक और वहां पर ऐसी कोई जरूरत आ गई सर्च करने की, तो भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो वर्टेक्स एआई रैक। लेकिन ये सब सर्विस जो बहुत फास्ट होती है, जो क्लाउड प्रोवाइड करती है। तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं एजोर एआई सर्च जब देखा उसका प्राइस, तो मैंने एक अल्टरनेटिव फ्री वाला निकाल लिया था। और वो भी बहुत अच्छा काम किया, मैंने उसको सेट किया। तो एज ए सोल्यूशन आर्किटेक्ट हमको हमेशा कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगी सर्विस लगा के क्वालिटी और स्पीड बढ़ा के क्लाइंट को बता दो कि भाई देखो आप टेस्ट कर लो, स्पीड वगैरह बहुत अच्छी है। क्लाइंट कॉस्टिंग भी देखता है, तो आपको दोनों चीज बताना है। आपको एक्यूरेसी भी बताना है, परफॉर्मेंस भी बताना है, कॉस्ट भी बताना है। तीनों पे आपको फोकस होना चाहिए। अब यहाँ देखते हैं स्पेशलाइज्ड एजेंटिक लो कोड रैक फ्रेमवर्क। तो रैक फ्रेमवर्क जैसे हम बना रहे हैं, तो हमें और क्या क्या चीज़ की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहाँ पर है क्रू एआई और ऑटोजेन। तो इसका काम क्या कर रहा है कि ये एक प्रकार का ये रैक टूल है। ये जो रिसर्चर्स और डाटा एनालिस्ट जो होते हैं ना, वो ज्यादातर जो है इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी सर्च करने के लिए ही होता है कि जो इंटरनल इंफॉर्मेशन जो भी हम वेक्टर फॉर्मेट में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसको ये सर्च करता है। इसके बाद जैसे सिमेंटिक कर्नल, ये माइक्रोसॉफ्ट लिखा हुआ है ब्रैकेट में। तो सिमेंटिक कर्नल का भी जो इस्तेमाल होता है, वो भी आपका रैक के लिए होता है। तो ये सी शार्प डॉट नेट जावा पाइथन किसी भी टेक्नोलॉजी में आप काम कर रहे हो, तो आप इसका भी इस्तेमाल करते हो। तो अभी लास्ट टाइम एक कंपनी का मैं काम किया था, छोटा सा काम था 1 डे का। तो उसने तो मुझे इंस्ट्रक्शन ही दिया था कि आपको सिमेंटिक कर्नल यूज करना है और आपको एक चैटबॉट बनाना है, सिमेंटिक कर्नल यूज करना है। और उन्होंने दो बड़े बड़े जेसन दिए थे जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट के ऑप्शंस थे। और जब भी कोई यूजर अगर क्वेश्चन पूछेगा, तो सिमेंटिक कर्नल से वो सर्च होगा और उस जेसन में जाएगा और वहां से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन लेगा, एलएलएम को भेजेगा। एलएलएम जो जवाब देगा, वो जवाब एकदम करेक्ट होना चाहिए। तो ये मैं करीब 3.5 घंटे में चैटबॉट तैयार किया था। मुझे डेमो भी करना था तुरंत शाम को, तो 2 बजे मैंने चालू किया था और 5:30 बजे मेरा डेमो था। तो सिमेंटिक कर्नल का इस्तेमाल करके और रैक का इस्तेमाल करके और मैंने एक चैटबॉट बना करके डेमो कर दिया था कि देखो ये आपके एकदम एक्यूरेट रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और कैसे मैंने सिमेंटिक कर्नल यूज किया। तो ये बहुत सारे सर्विसेज होते हैं। कई बार क्या होता है कि प्रोडक्ट ऑलरेडी डिजाइन हो चुका है क्लाइंट तरफ से, आपको डेवलप करवाना है। तो जब वहां लिखा हुआ है कि आपको सिमेंटिक कर्नल यूज करना है, तो बात खत्म। आपको वही यूज करना है। अगर उसमें लिख दिया कि भाई आपको एजोर एआई यूज करना है, तो आपको एजोर एआई यूज करना है। तो पहले से अगर डिफाइंड हो चुका है किसी सीनियर एंटरप्राइज आर्किटेक्ट या सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के द्वारा, और आपको जब डेवलपमेंट करना है तो आपको चेंज नहीं कर सकते। बट आपके पास अगर पावर है, आप पहली बार डिजाइन कर रहे हो, तो आप सोच सकते हो कि आप कौन कौन सी सर्विस लोगे। तो अगर एक एनवायरनमेंट अगर डिसाइड कर दिए क्लाउड का, तो फिर आप कोशिश करो कि लगभग 100% सर्विस उसी क्लाउड का यूज करो। आप क्लाउड को कम्युनिकेट किया जा सकता है बट करना नहीं चाहिए। बहुत ध्यान देना पड़ता है, फिर रेट लिमिटिंग हो गया, सिक्योरिटी हो गई सबसे बड़ी, और कॉस्ट भी कभी कभी बढ़ जाता है। तो बिना मतलब का दो एनवायरनमेंट में कभी नहीं जाना। एक एनवायरनमेंट चूज किया अगर एजोर, तो एजोर की सारी सर्विस लो, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया कि क्लाउड एनवायरनमेंट में सभी सर्विस अवेलेबल है एआई प्रोडक्ट बनाने के लिए। आपको एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड में जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं। ठीक है। एंड लो कोड विजुअल बिल्डर्स के अगर आप यूज कर रहे, तो ये आपका इसमें है लैंग फ्लो और फ्लोविस। तो लैंग फ्लो और फ्लोविस ये सर्विस का आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये नोड बेस्ड यूआई टूल है। ये भी रैग एप्लीकेशन के लिए और ये एआई एजेंट के लिए यूज होता है। और लैंग फ्लो भी जो है ये ड्रैग एंड ड्रॉप आईडीई है। और इसका भी इस्तेमाल जो है परफेक्ट प्रोटोटाइपिंग और विजुअलाइजिंग डाटा फ्लो विदाउट राइटिंग बायोप्लेनेट पाइथन कोड। तो बहुत ही आसानी से अगर आपको कोई ऐसा फ्लो वगैरह दिखाना है बना करके, तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। इस टेबल को हम समझ लेते हैं कि जैसे कोई फ्रेमवर्क है लैंग चेन। ये बहुत ही पॉपुलर है और इंटरव्यू में भी ये जनरली पूछा जाता है। इकोसिस्टम ज्यादातर ये काम करता है पाइथन और टाइपस्क्रिप्ट में, बहुत अच्छा काम करता है लैंग चेन। अगर लैंग चेन में काम करना है हमको, तो कोशिश करना है कि पाइथन में ही काम करे। बेस्ट फॉर कॉम्प्लेक्स मल्टी स्टेप एजेंटिक वर्कफ्लो एंड चेन।
लास्ट टाइम भी मैंने एक सेशन में एजेंटिक एआई का एप्लीकेशन दिखाया था, और वहां पर भी मैंने बताया था कि हम कैसे काम करते हैं पाइथन पे। तो अगर आप कोई एजेंटिक वर्कफ्लो बना रहे हैं, एजेंटिक वर्कफ्लो मतलब आपने कुछ एक वर्कफ्लो डिफाइन किया, और उसके लिए आपने दो तीन चार एजेंट बनाए, और हर एजेंट का अपना एक गोल होता है, और फिर वो ऑटोमेटिकली काम करना चालू करता है। हमको उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ बोलना नहीं पड़ता है। तो ये एजेंटिक वर्कफ्लो आप यूज करें तो लैंग चेन आपको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ही फेमस है। ठीक है, तो मैसिव लाइब्रेरी ऑफ इंटीग्रेशन विद वेक्टर डीबी एंड टूल। तो लैंगचेन यूज करोगे तो इसका सपोर्टिंग लाइब्रेरी वगैरह आपको बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, तो वो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है। फिर इसके बाद होता है लामा इंडेक्स। लामा इंडेक्स भी पाइथन बेस्ड है। इस इकोसिस्टम में काम करने के लिए आपको सुविधा देता है डीप डाटा इंजेक्शन, स्ट्रक्चर डाटा इंडेक्सिंग। इसके लिए यूज होता है एक्सेप्शनल एट पार्सिंग कॉम्प्लेक्स पीडीएफ एंड स्ट्रक्चर्ड स्क्वाड। तो लामा इंडेक्स भी आप जब रैक वगैरह यूज करोगे, ठीक है, रैक प्लस एलएलएम के फ्रेमवर्क है। यानी आप कभी कोई ऐसा काम करें जिसमें रैक भी काम करना है, एलएलएम कॉल करना है, तो ये जो फ्रेमवर्क है वो सपोर्ट करता है। तो लामा इंडेक्स आपको रैक के लिए यहाँ पर यूज होगा। और देखेंगे तो हे स्टैक, डीप स्टैक करके उसका प्रोवाइड किया हुआ है, ये भी पाइथन को सपोर्ट करता है। तो आप पाइथन देख रहे हो, इसका मतलब आप बोल सकते हो कि एआई में बहुत अच्छा काम करना है तो आपको पाइथन में जाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट वेट है और एआई को 100% सपोर्ट करता है। और भी लैंग्वेज सपोर्ट करती है जैसे डॉट नेट, जावा, लेकिन बट पाइथन जो है ज़्यादा कंपेटेबल है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब एआई में आप करियर बनाते हो, आप पाइथन पहले ज़्यादा हैंड्स ऑन कर लेते हो। तो उसका मेन रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर जो फ्रेमवर्क है, ज़्यादातर एलएलएम है, पाइथन को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं। ये प्रोडक्शन ग्रेड एंटरप्राइज सर्च है, तो इसका भी काम वही है। सिमेंटिक कर्नल जो मैंने अभी बताया कि रैक प्लस एलएलएम, मेरे को बताया बोला गया, तो मेरे को ये यूज करना पड़ा सिमेंटिक कर्नल। तो जब भी आप क्लाइंट का प्रोजेक्ट करोगे और आपको ऑलरेडी इनमें से कुछ नाम लिखा हुआ है कि लैंग चेन यूज करना है, अगर डिफाइन हो चुका है तो आपको इसको यूज करना ही है। अगर आप पहली बार बना रहे हो तो इनमें से कोई भी आप चूज करो, और जरूरी नहीं कि इसी में से चूज करना है। जैसे मैं बताया ना कि मैंने डिफरेंट बना लिया था प्रोग्रेसिव को लेके, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसे कोई फ्रेमवर्क यूज करने का। लेकिन फ्रेमवर्क की अपनी खासियत होती है, जब आपकी रिक्वायरमेंट अगर मैच हो रही है किसी फ्रेमवर्क में, तो आप उसको यूज करो, चाहे आप किसी भी क्लाउड एनवायरमेंट में अगर काम कर रहे हो। डीएस पाई स्टैनफोर्ड का है ये, और फिर वर्सल एआई एसडीके, और पेडेंटिक एआई। ये सारे जो है एलएलएम एंड रैग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन में अगर आप यूज कर रहे हो, और इसका कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा 95% यूज जो है चेटबॉट पे होता है। तो चेटबॉट में आपको इस प्रकार के फ्रेमवर्क आप यूज किया जा सकता है एज पर रिक्वायरमेंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं एमएल ऑप्स। तो जीसीपी भी एमएल ऑप्स दे रहा है। ठीक है, तो जीसीपी जो एमएल ऑप्स दे रहा है, तो एमएल ऑप्स क्या चीज है कि मशीन लर्निंग का डेवऑप्स है। जैसे कि हम नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो डिजाइन करते हैं, और डेवऑप्स इंजीनियर क्या काम करता है, उसको पाइपलाइन बनाता है, डिप्लॉयमेंट करता है, मॉनिटरिंग बनाता है उसका, प्रोमेथेस, ग्राफेना वगैरह डैशबोर्ड तैयार करता है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करने के लिए। इसी प्रकार से एमएल ऑप्स, तो एमएल ऑप्स इंजीनियर होते हैं एक्चुअली, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। मशीन लर्निंग के जो मॉडल्स होते हैं ना, उसको डिप्लॉयमेंट करना, ट्रेन करना, या उसकी मॉनिटरिंग करना, पूरी पाइपलाइन बनाना डाटा फ्लो वगैरह की, तो ये एमएल ऑप्स इंजीनियर का काम होता है। तो इसमें आपका जो ट्रेडिशनल एमएल ऑप्स जो चलते थे पहले, जो चलते थे विदाउट एमएल ऑप्स चलते थे, यानी कि एकदम स्टार्टिंग में जो मशीन लर्निंग का काम हुआ, तो उसमें एमएल ऑप्स की जरूरत नहीं पड़ी, मतलब था ही नहीं उस समय। ठीक है, लेकिन जो मॉडर्न में अभी जो काम किया जाता है उसमें एमएल ऑप्स का अप्रोच होता है। तो आपको ये बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनी अगर मान लो मशीन लर्निंग के एलएलएम वगैरह को बनाएगी या डिप्लॉय करके ट्रेन करने का काम करेगी, तो वो सबसे पहले क्या करेगी, एमएल ऑप्स इंजीनियर को बुलाएगी। और एमएल ऑप्स इंजीनियर सबसे पहले क्या करेगा, लैंडिंग जोन आपने पढ़ा था, लैंडिंग जोन तैयार करेगा। यानी कि पूरे इंफ्रा को सेट करेगा, राइट्स वगैरह, आरबीएसई वगैरह, आरबीएसई यूज करके सब रेडी कर देगा। रेडी करने के बाद एलएलएम डिप्लॉय करके उसकी ट्रेनिंग वगैरह चालू होगी, और ये जो पाइपलाइन वगैरह इसका यूज होगा। राइट। तो सीआईसीडी पाइपलाइन यानी कि ऑटोमेटिकली चलता है, इसमें मैनुअल काम नहीं होता है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी चलती रहती है इसकी, और इसका रिलीज बहुत फास्ट होता है। तो एक पूरा एक सर्कल चलते रहता है कि यहाँ पर डाटा बना, उसकी ट्रेनिंग हुई, डिप्लॉयमेंट हुआ, उसकी टेस्टिंग हुई, और फिर कोई प्रॉब्लम आ गया, फिर डाटा दूसरा बनाए। इस प्रकार से एक पूरा राउंड चलते रहता है। और ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ये मैनुअल डिप्लॉयमेंट है,
यानी जब आपको लगेगा कि डिप्लॉयमेंट करना है तो आप करोगे, नहीं करना है नहीं करोगे। तो ये कोई एक पूरा एक है नहीं, तो मतलब इसको प्रोसेस तो वही है कि आपको डाटा बनाना है, उसको ट्रेन करना है और डिप्लॉयमेंट करना है। सेम वही चीज़ है, लेकिन ट्रेडिशनल में क्या होता है कि ऑटोमेशन नहीं है, एक पाइपलाइन नहीं है, और जो भी काम करना है आपको मैनुअल करना है। मैनुअल करना है तो आपको मॉनिटरिंग भी डिफिकल्ट हो जाएगी, और इसका जो अपडेट्स वगैरह है वो स्लो हो जाता है। तो अभी फास्ट अगर काम करना है और ऑटोमेशन को यूज करना है तो आपको याद रखना है कि एमएल ऑप्स अप्रोच यूज करना है। लेकिन ट्रेडिशनल कब जाना है? अगर कंपनी का बजट ही कम है, एमएल ऑप्स इंजीनियर ही हायर नहीं करना चाहते, तो आपको ट्रेडिशनल एमएल लेकर के वहां पे किसी सीनियर इंजीनियर या पुराने डेवऑप्स इंजीनियर उनको ट्रेनिंग अगर वो ले ले 1-2 महीने का और फिर इसमें काम करे, तो वो भी कर, थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं इसमें आसानी से। अलग से एमएल ऑप्स इंजीनियर की जरूरत नहीं। लेकिन मॉडर्न में अगर जाएंगे तो हमको एक प्रॉपर इंजीनियर लेना पड़ेगा, जो उस सेटअप को बहुत अच्छे तरह से बनाएगा। तो बहुत लंबा काम है, बड़ा काम है, सालों साल अगर चलना है, तो डेफिनेटली हमको मॉडर्न एमएल ऑप्स अप्रोच में जाना पड़ेगा। इसकी लाइफ साइकिल क्या होती है? एमएल ऑप्स की लाइफ साइकिल क्या होती है? तो इसमें सबसे पहला होता है डाटा कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। ये कौन करता है? डाटा इंजीनियर करता है। एनालिसिस या उसके अंदर जो डीप काम करता है कौन करता है? डाटा साइंटिस्ट करता है। तो डाटा साइंटिस्ट डाटा इंजीनियर मिलके ये सब काम करेंगे, डाटा का कलेक्शन करना, प्रिपेयर करना, ट्रांसफॉर्म करना, ये सब ठीक है। देन इसके बाद स्टेप 2 होता है मॉडल की ट्रेनिंग। तो मॉडल की ट्रेनिंग की जाती है। मॉडल की ट्रेनिंग किससे होती है? डाटा सेट से होती है। तो डाटा सेट से क्या होगा? मॉडल की ट्रेनिंग होगा। फिर उसके बाद वैलिडेशन होगा। तो वैलिडेशन में क्या होगा? परफॉर्मेंस भी चेक होगा, रिग्रेशन चेक होगा। आपका ट्रेनिंग होने के बाद भी आपका जो एलएलएम है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है डेवलपर के द्वारा वैलिडेशन होता है। डेवलपर टेस्टर ये ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, उसको वैलिडेट भी कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास ही एक्सेस है। फिर उसके बाद आता है डिप्लॉयमेंट। अब जैसे डिप्लॉयमेंट हो गया तो क्या बन जाता है? एपीआई एंड पॉइंट। और एपीआई एंड पॉइंट बन गया तो आप इसका इस्तेमाल बाहर से करते हैं, आप किसी एप्लीकेशन में इसको जोड़ के करते हैं, राइट। डिप्लॉयमेंट के बाद कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल किसी एप्लीकेशन के द्वारा। फिर इसके बाद पांचवा स्टेप आता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग में क्या होता है कि आप उसको ऑब्जर्व करते हो, आप उसका कॉस्ट एनालिसिस करते हो, आप उसमें देखते हो कि भाई अचानक कोई ट्रैफिक ज़्यादा आ गया तो काम कैसे कर रहा है, कभी स्लो तो नहीं हो जा रहा है, कोई प्रोडक्शन वगैरह की क्वालिटी कम तो नहीं हो रही है ना। तो ये सारा चीज़ की मॉनिटरिंग होती है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो ये पूरी मॉनिटरिंग की जाती है। फिर उसके बाद आता है रिट्रेन। रिट्रेन क्यों करते हैं? क्योंकि जब आप इसको मॉनिटर कर रहे हो, जब आप डिप्लॉयमेंट के बाद इसकी एक्यूरेसी चेक कर रहे हो, तो आपको लगता है कि नहीं इसमें और ट्रेनिंग देने की जरूरत है, तो फिर आप वापस से वही फ्लो को फिर से स्टार्ट करें। ये फिर से स्टार्ट होगा, फिर डाटा कलेक्ट होगा, प्रिपेयर होगा, फिर मॉडल की ट्रेनिंग होगी, वैलिडेट होगा, फिर डिप्लॉय होगा। तो ये पूरा एक सर्कल चलता रहेगा कंटिन्यू। तो यही लाइफ साइकिल है एमएल ऑप्स की। और एमएल ऑप्स अगर मान लो कि आप प्रॉपर यूज करके, एमएल ऑप्स इंजीनियर भी चाहिए, डाटा इंजीनियर भी चाहिए, और एआई इंजीनियर भी चाहिए। इसके बेनिफिट्स क्या है इसको देख लेते हैं। फास्टर एआई डिलीवरी, क्योंकि ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन में वो काम जो है, जो मैनुअल नहीं है, तो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है, और इसमें से ह्यूमन एरर नहीं होती क्योंकि ऑटोमेशन यूज हो रहा है। हायर मॉडल क्वालिटी। अगर आपको कोई ऐसा मॉडल बनाना है, एलएलएम बनाना है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो आपको एमएल ऑप्स यूज करके, और डाटा भी बहुत अच्छा होना चाहिए, और ट्यून होना चाहिए प्रॉपर। क्योंकि एक मॉडल को, एक एलएलएम को अच्छी तरह से काम करने के लिए दो चीज चाहिए। पहला, बहुत ज्यादा मात्रा में डाटा चाहिए लेकिन मीनिंगफुल चाहिए। दूसरा, ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, ठीक है, तब वो जाके के बहुत अच्छा काम करता है। फिर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट का मतलब है मॉडल ड्रिफ्टिंग नहीं होना चाहिए। मॉडल ड्रिफ्टिंग का मतलब क्या है कि आपने मॉडल बनाया, उसको ट्रेन किया, और वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन क्या गारंटी कि 5 साल बाद भी वो अच्छा काम करेगा? 5 साल बाद भी वो जवाब, कोई अगर क्वेश्चन पूछेगा तो उसका जवाब एक्यूरेट देगा, तो उसको मॉडल ड्रिफ्टिंग बोलते हैं। लेकिन आप कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जाओगे तो फिर आपका मॉडल ड्रिफ्टिंग नहीं होगा। और आज जो आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे और जिस प्रकार से वो सही जवाब दे रहा था, 5 साल 10 साल बाद भी उसको क्वेश्चन पूछेंगे वो जवाब एकदम एक्यूरेट देगा। तो इसके लिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होते हैं, वर्जनिंग होती है। और जब आप डाटा सेट बना के ट्रेनिंग दे रहे हो तो उसके वर्जन बनते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, आज आपकी कंपनी की कोई पॉलिसी है, एचआर पॉलिसी है, राइट। अब वो एचआर पॉलिसी को आपने क्या किया? डाटा सेट बनाया,
और एलएलएम को, मॉडल को आपने ट्रेन कर दिया। अब वो मॉडल को अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछोगे आपको पॉलिसी का जवाब दे रहा है, लेकिन 5 साल बाद क्या हुआ, कंपनी ने पॉलिसी चेंज कर दी। पॉलिसी में 40% मतलब अमेंडमेंट कर दी। तो उसने क्या करी थी, वर्जन बढ़ा दी। पहले का वर्जन 1 था, अब उसने वर्जन 2 का डॉक्यूमेंट बना दिया। तो हम क्या करेंगे, वर्जन 2 वाला डॉक्यूमेंट है, वापस से उसका डाटा सेट बनाएंगे और फिर उसको मॉडल को ट्रेनिंग करेंगे। तो मॉडल जब उससे ट्रेनिंग हो जाएगा वर्जन 2 से, अब आप फिर से उसको क्वेश्चन पूछोगे तो आपको जवाब सही मिलेगा, क्योंकि नई पॉलिसी भी उसके साथ आ गई, नए वर्जन की आ गई। और उसमें जो एल्गोरिथम लिखा जाता है, उसमें लिखा जाता है कि लेटेस्ट वर्जन को फॉलो करना है। तो पुराना वाला हटाएंगे नहीं। पुरानी पॉलिसी वर्जन 1 है, वो नीचे चली गई, वर्जन 2 उसके ऊपर ओवरलैप हो गई। और जब भी वो डाटा रीड करेगा तो सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन का डाटा लेके उसको रीड करके आपको जवाब देगा। देन प्रोडक्शन ऑटोमेशन है इसका, तो आपका डिप्लॉयमेंट्स वगैरह ये सब जो रहता है ये पूरा ऑटोमेटिक होता है। थैंक यू टीम, आज का सेशन यहाँ खत्म हो रहा है।